हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर हमारे पास दो चार्जेस है और जो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है और वो दोनों का नेचर वो अपोजिट है। जैसे कि यहाँ मैंने लिया दो चार्जेस, एक है प्लस क्यू और जो दूसरा वाला है वो है माइनस क्यू। ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक है, क्या है, क्यू। और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस ये अगर बहुत छोटा होगा, लेट्स से डी, दिस डी इज रियली वेरी स्मॉल, देन ये जो दो चार्ज का जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके बारे में हमें पता है। और ये जो डाइपोल को क्वांटिफाई करने के लिए हम एक क्वांटिटी को डिफाइन कर चुके हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो जो दो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड और विथ प्रोडक्ट विथ द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस वो कितना है, टी। ये जो पी वेक्टर मीन्स दिस इज द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया क्यू इंटू डी और इसका डायरेक्शन के लिए मैं पी कैप लिखता हूं। और ये जो पी कैप एक यूनिट वेक्टर जो कि ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं यूज करता हूं। और ये पी कैप का डायरेक्शन किस तरफ को है, या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ये हो गया मेरा पी कैप का डायरेक्शन। कहीं भी मुझे एक डाइपोल दिया गया है, लेट्स से हियर एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से +2 म्यू कूलम, और कोई एक चार्ज है यहाँ जिसका मैग्नीट्यूड है -2 म्यू कूलम, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस लेट्स से 10⁻⁻8 मीटर। देन ये दोनों चार्ज मिलकर एक डाइपोल बनाएंगे। और ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 म्यू कूलम, और विथ प्रोडक्ट विथ द डिस्टेंस मीन्स 10⁻⁸ मीटर। ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। बट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी जरूरी है, बिकॉज इस डाइपोल का ओरिएंटेशन भी स्पेस में, इसका ओरिएंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना इसका मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट है। अगर ये जो -2 म्यू कूलम और 2 म्यू कूलम ऐसे ना होकर ऐसे होते, -2 म्यू कूलम यहाँ और +2 म्यू कूलम यहाँ होते, और इन दोनों का बीच का भी डिस्टेंस वही 10⁻⁸ मीटर। अगर डाइपोल ऐसे होते और डाइपोल ऐसे होते, इन दोनों का इफेक्ट बराबर नहीं, बिकॉज इन दोनों का ओरिएंटेशन अलग है। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट को वेक्टर कहा जाता है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ को, यहाँ ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, पी कैप का डायरेक्शन यहाँ है। इस सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ है, ये हो गया अब मेरा पी कैप का डायरेक्शन। ये था मोटा मोटी डाइपोल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब क्या है,
अब अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं लेके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर यहाँ एक डाइपोल है और यहाँ इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो उस हालत में इस डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमें देखेंगे अब। सो पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि स्पेस में हर कोई जगह में, हर कोई पॉइंट में वो फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है। सो उसको हम पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो लेट्स से हियर इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। मतलब अगर यहाँ एक पॉइंट में लूँ तो यहाँ भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और जितना जहाँ उसका डायरेक्शन है उतना ही मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हर कोई जगह में वही फील्ड का मैग्नीट्यूड और वही डायरेक्शन मुझे मिलेगा। सो डायरेक्शन को हम पैरेलल लाइंस के माध्यम से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। दैट मीन्स हर कोई पॉइंट में मुझे ई ही मिलेगा। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक डाइपोल रख दूं किसी भी ओरिएंटेशन में, एक रैंडम ओरिएंटेशन में। लेट्स से ये हो गया मेरा डाइपोल। एक डाइपोल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये जरूरी है कि यहाँ जरूर कोई माइनस चार्ज होगा और यहाँ कोई प्लस चार्ज होगा, जिसलिए मुझे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस के तरफ मिलता है, जिसको मैं ये आरो मार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ। और क्योंकि ये डाइपोल है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, ये जो चार्जेस दोनों का। सो इसको मैं क्यू लेता हूँ, इसको भी क्यू लेता हूँ। ये हो गया मेरा माइनस क्यू और ये हो गया मेरा प्लस क्यू। अब क्या होगा? ये डाइपोल हो गया मेरा। लेट्स से द डाइपोल लेंथ इज डी। लेट्स से द डाइपोल लेंथ इज डी। और अगर मैं डाइपोल ले गया, उसका डाइपोल मोमेंट भी मुझे पता है। क्या होगा डाइपोल मोमेंट? पी वेक्टर क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस विथ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट मीन्स डी। सो क्यू डी ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन में पी कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ये हो गया मेरा पी कैप। और यहाँ पी कैप किस तरफ को है? पी कैप यहाँ, ये हो गया मेरा पी कैप का डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ से उस तरफ को जो डायरेक्शन है वो हो गया मेरा पी कैप का डायरेक्शन। सो ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है और हमें ये पता है कि अगर कोई चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज क्यू अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस क्यू के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। वो होगा कितना? ना क्यू ई। सो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। इस इक्वेशन से हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ जो डाइपोल मैंने लिया है, उस डाइपोल में मैंने दो चार्जेस लिया, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये दोनों को मिला के तो ये डाइपोल बनता है ना। सो ये जो दोनों चार्ज ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। फिर पहले मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस जगह में, ये जो प्लस क्यू जिस पोजीशन में है उस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना है उतना मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड क्यू गिव्स मी द फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू। सो इस पॉइंट में कितना है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है ये तो यूनिफॉर्म। सो यहाँ और जहां भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है वो मुझे उतना ही मिलेगा, ई ही मिलेगा। सो यहाँ मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। सो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यह इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। सो ये हो गया मेरा फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू। डायरेक्शन इस तरफ को, क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके तरफ ही फोर्स लगाता है, जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ को ही फोर्स लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने इस तरफ को दिया है तो इसके ऊपर मेरा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू इंटू ई। अब मुझे बताओ माइनस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड उतना क्यू, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही ई है बट फर्क इतना है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। सो इसलिए इसके ऊपर भी उतना मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगेगा, बट क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है सो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट दिशा में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो इसलिए इसके ऊपर भी मेरा कितना फोर्स लगेगा, माइन क्यू इंटू ई, और नेगेटिव माइनस क्यू। माइनस का मतलब ऑपोजिट टू ई, माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा में है फोर्स इस दिशा में लगता है। यह प्लस क्यू ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में उस दिशा में ही फोर्स लगता है क्यू के ऊपर। सो ये हो गया मेरा फोर्स डायग्राम। डाइपोल का जो दो चार्ज है उसके ऊपर इतना इतना फोर्स लगता है। सो उसको मैं लिखता हूँ कि फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं एफ प्लस लिखता हूँ, एफ प्लस वो कितना है, क्यू ई। देन फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज एफ माइनस, वो हो गया मेरा माइनस क्यू इंटू ई। ये दोनों फोर्स लगता है इस डाइपोल के ऊपर। और ये अगर डाइपोल है उसका जो डाइपोल सेंटर वो कहाँ होगा, यहाँ बीच वाला एक पॉइंट ले जाओ, वो वाला पॉइंट जो है ये हो गया मेरा डाइपोल का सेंटर। और ये तो हमें पता लग चुका है कि ये जो डाइपोल सेंटर है, ये डाइपोल सेंटर ही इस सिस्टम का सेंटर मास पॉइंट है, बिकॉज यहाँ तो आइडेंटिकल चार्जेस है, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस। अगर दोनों आइडेंटिकल चार्जेस और दोनों आइडेंटिकल मास अगर एक लाइन पे है तो वो लाइन का बीच वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट वो होगा उसका सेंटर मास पॉइंट। सो ये हो गया मेरा सेंटर मास पॉइंट। सो ये जो सिस्टम का सेंटर मास पॉइंट वो है, और ये सिस्टम के ऊपर एक फोर्स क्यू ई इस तरफ को लगता है और माइनस क्यू ई उस तरफ को लगता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसके ऊपर दो जो फोर्स लगता है उस दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, बट वो दोनों फोर्स का डायरेक्शन 180 डिग्री टू ईच अदर होता है, ऑपोजिट होते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो नेट फोर्स एफ नेट कितना होगा, एफ नेट ऑन दिस सिस्टम इज 0, बिकॉज राइट साइड को क्यू ई, लेफ्ट साइड को भी क्यू ई लगता है, तो इसलिए जो नेट फोर्स होता है वो हो गया 0। अगर नेट फोर्स 0 होता है किसी सिस्टम के ऊपर, तो फिर वो सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो सिस्टम will be in translational equilibrium।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, उसका जो सेंटर ऑफ मास वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है ना वो मूव नहीं करेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है अब ओ पॉइंट में, वो हमेशा ओ पॉइंट में ही रहेगा। ओके, बट जब हमें कोई सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, सिर्फ उसका फोर्स नहीं दिखते हैं, बल्कि उसका उस फोर्स का टॉर्क इफेक्ट को भी दिखना पड़ेगा। टॉर्क इफेक्ट का मतलब क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट। ये फोर्स चाहे ट्रांसलेशन ना कर पाए, बट रोटेशन करता है कि नहीं उसको भी चेक करना पड़ेगा कि इसका रोटेटिंग इफेक्ट है या नहीं। तो रोटेटिंग इफेक्ट या फिर टॉर्क ऑफ ए फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क ऑफ ए फोर्स, टॉर्क ऑफ ए फोर्स ये हमें 11th में मालूम है कि किसी भी फोर्स का टॉर्क को एक पॉइंट के हिसाब से ही पूछा जाता है हमेशा। सो टॉर्क ऑफ ए फोर्स का मतलब कुछ नहीं, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट, लेट्स से द पॉइंट इज ओ। मैं जनरली पहले टॉर्क का थोड़ा सा टॉर्क के ऊपर कुछ कहता हूं। अगर यहाँ एक पॉइंट है ओ और यहाँ अनदर एक पॉइंट है पी, ये जो पी पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल है या फिर कुछ भी है जिसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और डायरेक्शन इस तरफ को है, इसको मैं एफ लिखता हूं। तो फिर व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस एफ, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट कितना है। सो इसलिए क्या करना पड़ेगा ना, इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे ये चाहिए कि पी पॉइंट का पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ओ। सो जिसलिए मैं ये ओपी वेक्टर को ड्रॉ करता हूं, ये हो गया मेरा ओपी वेक्टर। लेट्स से ये जो ओपी वेक्टर इसको मैं आर वेक्टर लिखता हूं। सो आर वेक्टर हो गया मेरा पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ। जिस पॉइंट में फोर्स लग रहा है और जिस फोर्स का मुझे टॉर्क इफेक्ट चाहिए, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे ओ पॉइंट के हिसाब से चाहिए, वो हो गया मेरा आर वेक्टर। तो अब टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ टॉर्क ऑफ एफ अबाउट पॉइंट ओ टाउ इक्वल्स टू कितना होगा, आर क्रॉस एफ। ये जो वेक्टर आर वेक्टर और ये जो वेक्टर एफ वेक्टर, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि वो फोर्स का टॉर्क इफेक्ट क्या है और किस दिशा में होगा। ये फोर्स उसको, इस पॉइंट को किस दिशा में रोटेट करेगा वो वहीं से मिलेगा, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। नाउ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड्स, now we have to find what is the torque effect of this force, जो फोर्स ये प्लस क्यू के ऊपर पड़ रहा है अब, और what is the force of this force, जो फोर्स माइनस क्यू के ऊपर पड़ रहा है। सो टॉर्क मुझे चाहिए, अभी फोर्स तो मुझे मिल गया, एफ नेट तो मुझे मिल गया, अब टॉर्क चाहिए मुझे। सो इसलिए मुझे टॉर्क ऑफ दिस एफ प्लस मतलब प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है उसका टॉर्क मुझे इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो ओ पॉइंट उसके अबाउट में मुझे इस फोर्स का टॉर्क मुझे निकालना पड़ेगा। निकालते हैं फर्स्ट, देखिए। सो लिखते हैं टॉर्क ऑफ एफ प्लस अबाउट ओ। ये है मेरा पहला। सो इसके लिए मुझे क्या है, एफ चाहिए और पोजीशन वेक्टर चाहिए। किसका पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट में वो एफ प्लस एक्ट करता है। किस पॉइंट में, इस पॉइंट में। ये हो गया मेरा पॉइंट जहां एफ प्लस पड़ता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस वो वाला पॉइंट के अबाउट में।
तो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। रेड मार्कर से मैं दिखा रिप्रेजेंट किया हूँ, देखो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। इसको मैं लिखता हूँ आर प्लस, सो टाउ प्लस विल बी कितना, आर प्लस क्रॉस एफ प्लस। अब मुझे बताओ कि ये आर प्लस कितना होगा, ये आर प्लस कितना होगा। आर प्लस मतलब इस ओ पॉइंट से इस सपोज ए प्लस क्यू इस ए पॉइंट में है, सो ओ पॉइंट से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस वो कितना होगा, डी बाई टू। अगर ये पूरा का लेंथ डी है तो ये वाला डी बाई टू हो जाएगा। सो जो आर प्लस इसके जगह में लिखता हूँ डी बाई टू, ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया डी बाई टू। और डायरेक्शन, ये जो आर प्लस का डायरेक्शन वो तो पी के का भी डायरेक्शन है ना, ये वाला जो डायरेक्शन वो उससे प्लस क्यू की तरफ। सो ये जो आर प्लस का डायरेक्शन ये तो पी कैप का भी डायरेक्शन है, तो इसलिए ये जो डी बाई टू इसके साथ में पी कैप लिख देता हूं, ये हो गया हमारा आर प्लस वेक्टर। ओके, नाउ क्रॉस एफ प्लस, एफ प्लस के जगह क्या लिखता हूं, क्यू ई, क्यू ई। सो ये हो गया मेरा टाउ प्लस, लेट से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ टॉर्क ऑफ एफ माइनस अबाउट ओ, अबाउट ओ, ये फोर्स का टॉर्क मुझे अब चाहिए इस पॉइंट के अबाउट से, वो पॉइंट के अबाउट से मुझे इस एफ माइनस का टॉर्क चाहिए। तो जिसको मैं टाउ माइनस लिखता हूं वो कितना होगा, कितना होगा, आर माइनस वेक्टर क्रॉस एफ माइनस वेक्टर। व्हाट इज आर माइनस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ये वाला पॉइंट लेट से बी, ये जो मेरा पॉइंट है बी, बी कौन सा पॉइंट, बी माइनस क्यू का पोजीशन, जहां ये जो फोर्स एफ माइनस, ये एफ माइनस जहां पड़ता है वो हो गया बी पॉइंट। सो उसका पोजीशन वेक्टर वो पॉइंट के हिसाब से किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यहां से पोजीशन वेक्टर होगा ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो ये हो गया मेरा आर माइनस वेक्टर। अब मुझे बताओ ये जो आर माइनस वेक्टर हो गया इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, वही डी बाई टू, बिकॉज ये तो मैग्नीट्यूड मतलब जो डिस्टेंस वो है डी बाई टू। सो ये हो गया मेरा कितना, डी बाई टू। और इसका डायरेक्शन, ये जो पोजीशन वेक्टर आर माइनस उसका डायरेक्शन देखो ऑपोजिट टू पी कैप, बिकॉज पी कैप उस तरफ को है और आर माइनस वेक्टर इस तरफ को है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इसलिए इसको माइनस पी कैप लिख देता हूं। और क्रॉस एफ माइनस जो है, एफ माइनस के जगह क्या लिखूंगा, माइनस क्यू ई, कितना, माइनस क्यू ई। सो अब देखो ये कितना आ गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया कितना, डी बाई टू पी क्या क्रॉस कितना क्यू ई, लेट से दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो टाउ प्लस जितना आया टाउ माइनस भी उतना आया, तो नेट टॉर्क कितना है, नेट टॉर्क टाउ नेट कितना है, टाउ प्लस प्लस टाउ माइनस। सो हो गया ये जितना है ये भी उतना है। सो टू टाइम्स डी बाई टू पी क्या क्रॉस कितना है क्यू ई। सो ये जो चार्ज क्यू यहाँ लिखा है वो तो मैग्नीट्यूड, और ये जो डी बाई टू ये भी मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड को मैं अलग से बाहर ले आ सकता हूँ। सो ये हो गया 2 इंटू डी बाई टू इंटू क्यू, और ब्रैकेट के अंदर पी क्या क्रॉस कितना। सो यहाँ
मेरा आ गया Q इंटू डी और ब्रैकेट के अंदर P क्या प्लस ये जो Q D ये क्या है, देखो Q D ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ अगर P क्या P मल्टीप्लाई कर दूं ये पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा P वेक्टर, और ये Q D है और ये P कैप है, और ये Q D को अगर मैं P कैप से मल्टीप्लाई कर दूं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मैं इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो Q D को अगर मैं P कैप से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, P वेक्टर मिलेगा, और ये क्या तो है, सो P क्रॉस E ये हो गया मेरा नेट टॉर्क, P क्रॉस E हो गया मेरा नेट टॉर्क। सो देखो नेट टॉर्क ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, यहाँ जब हम फोर्स नेट फोर्स निकलते थे तो ये जीरो मुझे मिलता है, नेट फोर्स जीरो है मगर नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो इसलिए वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो जो डाइपोल इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, जहां है वहीं रहेगा, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं, इसलिए ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा बल्कि ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा। और ये जो टॉर्क अब मुझे ये जो टॉर्क मैंने पाया वो किसके अबाउट से, ओ पॉइंट के अबाउट से, तो इसलिए ये जो डाइपोल ना, ये डाइपोल इस ओ पॉइंट के अबाउट से रोटेट करेगा, और जो रोटेशन होगा वो रोटेशन इस P और E वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से ही डिसाइड होगा किस तरफ को ये रोटेट करेगा। जैसे कि अब यह जो P वेक्टर ये इस तरफ है, ये इस दिशा में, ये वाला जो दिशा ये हो गया मेरा P वेक्टर का दिशा, और ये तो है E वेक्टर का, सो ये रोटेट करेगा किस तरफ को, P क्रॉस E। सो P क्रॉस E से हमें पता लगता है कि रोटेशन इस तरफ को होगा, दैट मीन्स ये जो डाइपोल है ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये है कि अगर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्यों ये टॉर्क आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का ही टॉर्क आता है, तो रीजन कहाँ है, कहाँ छुपा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कोई डाइपोल को लेके रख दूं तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल को रोटेट करता है। कैसे, ऐसे रोटेट करता है कि वो चाहता है कि वो डाइपोल को उसी के डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए वो हमेशा P को इस E के अलाइन करने के लिए ट्राई करता है, तो इसलिए ये P वेक्टर को ऐसे घुमाता है जैसे कि ये घूम के इस दिशा में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा ये टेंडेंसी रहता है कि मैं वो डाइपोल को रोटेट करूंगा, जैसे कि उसका जो डाइपोल मोमेंट उसका डायरेक्शन मेरे दिशा में आ जाएगा। सो ये था अगर कोई डाइपोल को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो फिर यहाँ मुझे अगर E1 मिलेगा, अगर कोई ये वाला जो पॉइंट ए पॉइंट यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो फिर B पॉइंट में कोई और होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यहाँ E2 होगा। सो यह जो फोर्स इसके ऊपर पड़ रहा है Q इंटू E1, यह जो पड़ रहा है माइनस Q E2, जो ये जो दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स ऑफ कैंसल नहीं करेगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ये तो बराबर नहीं है, बिकॉज E1 इज नॉट इक्वल टू E2 नाउ। सो क्योंकि ये जो दोनों फोर्स ये कैंसल नहीं करता है तो F नेट यहाँ जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स यहाँ जीरो नहीं होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी जीरो नहीं होगा और टॉर्क तो बिल्कुल ही नहीं होगा,
टॉर्क यूनिफॉर्म में नहीं होगा कि नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों एफ नेट और टाउ नेट वो दोनों जीरो नहीं होगा। तो इसलिए वो ट्रांसलेशन भी करेगा, दैट मीन्स इसका जो सेंटर मास पॉइंट वो वाला पॉइंट वो ट्रांसलेट भी करेगा और उसके साथ साथ वो रोटेट भी करेगा। सो फिजिकल वर्ल्ड में हमें ज्यादातर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वाला फील्ड ये हमेशा मिलता है, और ये जो रोटेशन वाला इफेक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ये जो नॉन यूनिफॉर्म वाला केस उसको उतना सीरियसली नहीं पढ़ते जैसे हमें ये जो नॉन यूनिफॉर्म वाला केस को देखते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डाइपोल के ऊपर कैसे रहता है। थैंक यू।